Very good morning to all of you. Today's my topic is environmentalism, जिसे हिंदी में पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे हरित दर्शन, हरित राजनीति व हरित विचारधारा। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरणवाद होता क्या है। पर्यावरणवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करना। यह केवल प्रकृति के लिए नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के लिए भी आवश्यक है। और फादर ऑफ एनवायरमेंटलिज्म है जॉन मेयर। ये एक स्कॉटिश अमेरिकी प्रकृतिवादी थे। इन्होंने अमेरिका में योसेमिटी और सिक्वोया नेशनल पार्क की स्थापना की। जॉन मेयर, क्या बोल रहे हैं सर? जॉन मेयर। नाम लिखो बेटा प्लीज। नाम लिख लो बेटा फट। जॉन मेयर लो बेटे, लो गुड़िया किल मारो, जल्दी से मारो। नाम लिख लो बेटा ना, जॉन मेयर, और उसका पार्क भी लिख लो, म्यूर, जॉन म्यूर है ना। इन्होंने अमेरिका में 2 पार्क बनाए थे, यशोमेती और दूसरा है येलोस्टोन नेशनल पार्क, है ना, वही है। ऐसा कोई और है, सॉरी सिकबोया, ठीक है जी। अमेरिका में जब गोरे लोग अमेरिका बस रहे थे, उस टाइम इस आदमी ने ये काम किया। इनको वेस्ट में, भारत में नहीं, वेस्ट में फादर ऑफ एनवायरमेंटलिज्म कहा जाता है। अगर किसी बच्चे के पास इनकी तस्वीर है तो ग्रुप में शेयर करो, आगे बढ़ो। इन्होंने अमेरिका में सिएरा क्लब्स की स्थापना की। हाँ। एनवायरनमेंट का एक मेन ऑर्गेनाइजेशन था। अब प्रिंसिपल ऑफ लिख दो, उस क्लब का नाम लिख लो, सिएरा क्लब्स। शेर बने होते हैं उसमें, जिस तरह होता है सिएरा क्लब, साइन है वो, पर्यावरण के लिए काम करने वाला सिएरा क्लब। इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करो, किसी भी नेट वगैरह में भी आपको काम आएगा, नॉलेज होना चाहिए स्थापना की, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटलिज्म सबसे पहले है सतत विकास का सिद्धांत। क्या आप में से मुझे कोई सतत विकास के बारे में बता सकता है? हाँ बोलो, गुड। सतत विकास का मतलब होता है जो आज वर्तमान में हमारे पास रिसोर्सेज है, उनका प्रयोग इस तरह से करना कि जो वर्तमान में हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी वो संसाधन बन सके, उनका वो भी उनके उपयोग कर सके। वाह। और जो वर्तमान समय में भी सबके बीच में न्यायपूर्ण विकास हो, है ना, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सतत विकास का कॉन्सेप्ट मॉडर्न टाइम में किस आयोग से आया था? हाँ, क्या बोला आपने? हाँ, ब्रंटलैंड कमीशन बना था 1987-88 में, जो कि UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने बनाया था। गुड बेटे, आगे बोलो। सतत विकास का सिद्धांत सबसे पहला है, यह सिद्धांत कहता है कि आर्थिक विकास इस तरह होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना हो, और जो आज के संसाधन हैं उनको वर्तमान की जो पीढ़ी है उसके लिए भी बचाकर रखा जाए। UNO की ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 इस अवधारणा की प्रमुखता दी गई है। दूसरा सिद्धांत है पर्यावरणीय न्याय का सिद्धांत। पर्यावरणीय संसाधनों का वितरण समान रूप से होना चाहिए और किसी विशेष वर्ग, जाति या समुदाय को इसके दुष्प्रभावों का शिकार नहीं बनना चाहिए। इसका तीसरा सिद्धांत है पारिस्थितिकी लोकतंत्र का सिद्धांत। अच्छा, पारिस्थितिक लोकतंत्र। वाह। नागरिकों को पर्यावरण से जुड़े निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। सरकारों को पर्यावरणीय नीतियां बनाते समय जनता की राय लेनी चाहिए और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। एक मिनट, मैं पूछना चाहूँगा, पहले शब्द बड़ा आसान है पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद में जिया हमें बताए पारिस्थितिक क्या होता है। पारिस्थितिक, इकोलॉजी, सर आपने सुना है इसके शब्द के नाम? पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, क्या होता होना है? पारिस्थितिक तंत्र जहाँ पर जो है जोर से, हाँ, पेड़ पौधे और जीव जंतु साथ में रहते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु साथ में, तो बाकी लोग भी ट्राई करें। हाँ, आपने कोई बोलेगा बट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, क्या होती है? हाँ बोलो। पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी है, जैसे उनमें संतुलन बनाए रखना, मतलब अच्छा, बैलेंस बनाए रखना। हो सके तो आप लोग अभी सर्च में करो अपने ChatGPT पे, ये कौन थे इसके विद्वान, पहली बार ये 18वीं शताब्दी किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? आओ बोलो बेटे, गुड। इसका चौथा सिद्धांत है एंथ्रोपोसेन और ग्रीन पॉलिटिक्स का सिद्धांत। क्या बोला? एंथ्रोपोसेन और ग्रीन पॉलिटिक्स का सिद्धांत। हाँ, इसको लिख लो बेटा, ये वर्ड इंग्लिश में है एंथ्रोपोसेन। हाँ, ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, इतना दुखने की। एंथ्रोपोसेन और ग्रीन पॉलिटिक्स, द ग्रीन पॉलिटिक्स, पर्यावरण से संबंधित पॉलिटिक्स, एंथ्रोपोसेन। इसके मीनिंग ढूंढो बाकी लोग। गुड। यह सिद्धांत कहता है कि हम एंथ्रोपोसेन युग में हैं, जहाँ मानवीय गतिविधियाँ
पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है। ओहो, अच्छा। और ग्रीन पॉलिटिक्स एक राजनीतिक विचारधारा है जो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और स्थायी विकास को बढ़ावा देती है। ओके। पर्यावरण के विकास के चरण। पर्यावरणवाद की शुरुआत तब हुई जब इंसानों ने महसूस किया कि प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं। हालांकि संगठित रूप में यह आंदोलन 19वीं और 20वीं शताब्दी में उभरकर सामने आया। तो इसका फर्स्ट फेज है प्रारंभिक काल, जब भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन जैसे प्राचीन सभ्यताओं में प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वाटर कंजर्वेशन और स्वच्छता का ध्यान रखते थे और भारत के लोग वृक्षों की पूजा करते थे। इसका सेकंड एग्जाम्पल है बिश्नोई समुदाय। 1730 में अमृता देवी और अन्य बिश्नोई लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। वाह। इसका जो सेकंड फेज है मध्यकाल। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मध्यकाल में जब यूरोप और अमेरिका में उद्योगों की संख्या बढ़ने लगी तो वायु और जल प्रदूषण भी बढ़ने लगा। जंगलों की अंधाधुंध कटाई व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड के औद्योगिक शहरों जैसे मैनचेस्टर और लंदन में कोयले से चलने वाली फैक्ट्रियों के कारण भारी धुआं व स्मॉग बढ़ने लगा। इससे सांस की बीमारियां बढ़ गई तथा शहरों में जीवन कठिन हो गया। वाह। इसका आधुनिक पर्यावरण आंदोलन 20वीं शताब्दी। 1962 में अमेरिकी वैज्ञानिक रेचल कार्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग प्रकाशित। वहाँ लिख दो नाम बेटा, ये नाम बच्चों को याद होना चाहिए। बहुत से बच्चे नाम नहीं याद होता, ऊपर लिखो, वहाँ झुकने की जरूरत नहीं आपको। रेचल कार्सन, फेमस किताब है साइलेंट स्प्रिंग। बच्चों से अनुरोध है अपने ChatGPT से या विकिपीडिया से ग्रुप में शेयर कीजिए ये इस किताब को, लेखिका को देखिए कैसे लिखती है, कौन है। इस पुस्तक में उन्होंने कीटनाशकों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को उजागर किया। गुड। यह किताब साइलेंट स्प्रिंग आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की नींव मानी जाती है। 1970 में फर्स्ट टाइम अर्थ डे मनाया गया, जिसने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण जागरूकता। मैं एक बात ऐड करूंगा मैडम में ये बातों पे, इसमें विशेषकर इस लेडी ने, अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे, जितना मैं थोड़ा सा इसको देखा नेट में, DDT नाम का एक हानिकारक केमिकल होता था, उसके स्प्रे के अमेरिका पे क्या कॉन्फ्लिक्ट वो बताए। बाद में अमेरिका ने इसकी वजह से DDT बैन कर दिया, पर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन चल पड़ा तो अमेरिका ने वो सारा DDT CDT हमें बेच दिया, समझ रहा। पर एटलीस्ट पहली बार ये बात हुई। आगे बोलो बेटा। गुड। 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। लिखो बेटा इस वर्ड को, याद होना चाहिए ना, कई बार नहीं पढ़ा होता। आवर कॉमन फ्यूचर, उसके रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। और मेरा आपसे प्रश्न है बच्चों से, ब्रटलैंड कौन था? ये औरत था, मर्द था, क्या था? ये इसका हिसाब किताब क्या है, कोई बताएगा? औरत था कि मर्द थी? औरत थी, सही। उसका नाम है ग्रो हार्लेम, बिल्कुल सही। और ये स्वीडन या नॉर्वे की राष्ट्रपति भी रही, बहुत प्राइम मिनिस्टर रही। देखो कितना बढ़िया बताया इन्होंने। और ये पर्यावरण के लिए काम करती थी। इनकी इस सेवा की वजह से UNO और UNEP ने इनको चुना इस रिपोर्ट के लिए, ठीक है ना। आगे बोलो बेटा, शाबाश। आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया। किसने किया? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो भी हो, चलो बोलो, ठीक है। इसकी अध्यक्षता नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड ने की थी। 1992 अर्थ समिट आयोजित हुआ जिसमें जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। 1992 में ना? यस सर। अच्छा, क्या नाम था उस समिट का, बताएंगे आप सर? जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता संरक्षण पर अर्थ समिट 1992। हाँ, इसको लिखो बेटा वहाँ पर। रियो कॉन्फ्रेंस थी, रियो डी जेनेरो में हुई थी। इसको रियो के नाम से जानते हैं हम। 1992 का सबसे फेमस पर्यावरण सम्मेलन है ये रियो। देखो निकला आपके फोन में, देखो रियो सम्मेलन है ना। पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं इसको, पहला पृथ्वी सम्मेलन। और मैडम ने बताया इसमें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी चर्चा की गई। इससे पहले कि आगे चले, फिर पूछते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कोई बोलेगा? इस तरफ ज़्यादा जाएंगे हम। हाँ, आप बोलो बेटा। हर तरह के जानवर छोटे बड़े हो गए, ठीक है, उनकी काउंटिंग करनी। हाँ, मतलब जैव विविधता हो जाती है ना, अलग अलग तरह की प्रजातियाँ होती है, ठीक है, मतलब उनकी सिर्फ काउंटिंग करनी है हमने, मतलब हर तरह की स्पीशीज वगैरह। हाँ, मतलब उनकी काउंटिंग मतलब उनको रिकॉग्नाइज करना
कि कुल्लू के 1 वर्ग किलोमीटर के जंगल में कितनी तरह के पेड़ पौधे चिड़ू चिकाऊ रहते हैं और उनका क्या योगदान है उस प्रकृति को बचाने में। इकोलॉजी शब्द हमने यूज किया। और अगर वो विलुप्त होंगे, एक भी विलुप्त होगा तो पूरी उस पर क्या असर पड़ेगा, है ना। बायोडाइवर्सिटी सम्मेलन, बहुत सुंदर। आगे बोलो बेटे, गुड। अब है पर्यावरणवाद का थर्ड फेज, यानी कि 21वीं सदी। वाह। 21वीं सदी में पर्यावरणवाद। आज पर्यावरणवाद एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं। वाह। इसके जो थर्ड फेज के प्रमुख विचारक है ग्रेटा थनबर्ग। वाह। पर्यावरण आंदोलन की युवा नेता, इस स्वीडन देश की रहने वाली थी। इनका योगदान है 2018 में केवल 15 वर्ष की आयु में फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक वैश्विक जलवायु हड़ताल शुरू की। अच्छा। यूएनओ में क्लाइमेट चेंज पर एक्सप्रेसिव भाषण दिया, जिसमें इन्होंने कहा हाउ डेयर यू। इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर अपना एक्सप्रेसिव भाषण दिया। अच्छा। युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे थिंकर है डेविड एटनबरो। प्रकृति प्रेमी और डॉक्यूमेंट्री नेता। यह ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन्होंने पर्यावरणीय मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जैसे प्लैनेट अर्थ, आवर प्लैनेट, अ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। अच्छा, क्या नाम बोला आपने? डेविड एटनबरो। लिख लो, नाम लिख लो बेटा, डेविड एटनबरो। कहीं भी इसके नीचे लिखो छोटा सा नाम, डेविड एटनबरो। आप इनकी कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं अगर टाइम लगे। डेविड, है ना, प्लैनेट अर्थ के ऊपर इन्होंने अपनी क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई। हाँ बोलो बेटे, शाबाश। थर्ड थिंकर है बंगारी मथाई। बंगारी मथाई, वाह। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की संस्थापक, ये केन्या देश की रहने वाली थी। इन्होंने 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकन औरत थी। खिताब प्राप्त किया। इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के तहत लाखों पेड़ लगाए तथा वनों की कटाई को रोकने के लिए संघर्ष किया। क्या मूवमेंट का नाम क्या बोला आपने? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। अच्छा, एक पूरे इलाके में ग्रीन बेल्ट बनानी है, वाह। वांगरी मथाई। फोर्थ है सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल। अच्छा। गूगल द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण और जो सुंदर पिचाई है, ये मूलतः मतलब भारत के है, पर ये अब अमेरिका में ही रहते हैं। और इनका योगदान है गूगल को 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाने की इन्होंने योजना बनाई। क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया। वाह। फिफ्थ है एलन मस्क। सस्टेनेबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट किया। अच्छा। यह अमेरिका के रहने वाले हैं और इन्होंने टेस्ला कंपनी के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया, जिसमें पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो। इन्होंने सोलर सिटी और स्पेस एक्स के जरिए सौर ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकसित किया। वाह। भारत के प्रमुख विचारक सुनीता नारायण। इन्होंने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्थान की स्थापना। लिखो, ये संस्थान भारत में क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपनी आइडिया देता है। हाँ, मिटा दो बेटा, कुछ को मिटा भी सकते हैं आप, कुछ नहीं। अब आपने बहुत बताया, नया लिखो। सुनीता नारायण को शक्ल देखो कैसी इंडियन है और साइंटिस्ट क्लाइमेट की लिखती है। एक संस्थान है इनका, सेंटर फॉर साइंस, हाँ, CS। देखो बोला इस तरह का संस्थान है बच्चों, देखो मेरा फोन पे है कोई, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सुनीता नारायण नाम है इनका। इन्होंने जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण पर रिसर्च की और भारत में पर्यावरणीय नीति लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। गुड। इसके बाद है वंदना शिवा। इनका जन्म 5 नवंबर 1952 को हुआ। संस्थान, इन्होंने नवधान्य संगठन की स्थापना की 1987 में। जी। इनका योगदान है जैविक खेती और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा दिया, मतलब ऑर्गेनिक खेती और बायोडाइवर्सिटी। गुड। और किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। और अपने लोकल बीज जो है हमारे, जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने आके बीजों पे कब्जा कर लिया है और उनकी मालिक बन गई है, उनसे अपने लोकल बीजों को बचाना, ताकि जिसके मालिक खुद कौन होते हैं? किसान। तो उसको बचाने की भी कोशिश की है इस लेडी ने, वंदना शिवा। अब हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते। गुड। फर्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। वाह। पहला बड़ा पर्यावरणीय समझौता। इसे संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। थर्ड सेमेस्टर में इन्वायरमेंट का पूरा चैप्टर किताब है आपको, वो यही पढ़ेंगे आप सब कुछ। स्टॉकहोम सम्मेलन है ना, ये स्वीडन में हुआ ना बेटा? ये पर्यावरण
संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा पहला प्रयास था। इसमें 5 से 16 जून 1972 के बीच स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना इसी बीच लिखो, ये फेमस संस्था यूएनओ की जो पर्यावरण के लिए काम करती है, UNEP, इसके बारे में पढ़ें जाने, ठीक है। इसकी स्थापना हुई और इसमें ही सबसे पहले सतत विकास की नींव रखी गई। ठीक। इसके बाद है वियना सम्मेलन 1985। रुको एक बात पूछूं मैं आपसे, पर्यावरण दिवस बताएंगे ये हमारी तानिया, कब मनाते बेटा पर्यावरण दिवस? हाँ, और स्टॉकहोम सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? 5 जून। तो वहाँ से शुरू हुआ पर्यावरण दिवस, ठीक है। ओके बेटा। वियना सम्मेलन 1985 जो ओजोन परत संरक्षण का वैश्विक समझौता था। अच्छा, गुड। वियना सम्मेलन वियना कंजर्वेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था CFC एंड हेलोन्स जैसी ओजोन नाशक गैसों के प्रभावों को समझना और नियंत्रित करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर तीसरा समझौता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो ओजोन परत संरक्षण की ऐतिहासिक संधि मानी जाती है। हाँ, मॉन्ट्रियल। कल किसी बच्चे ने हमको क्यूबेक के बारे में, मल्टीकल्चरलिज्म, कौन था कल बच्चा? आप थे ना? तो आपने जो बताया था कनाडा में देखो एक अलगाववादी आंदोलन चला, तो कनाडा का सबसे बड़ा फ्रेंच बोलने वाला शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ हुआ था ये सम्मेलन ओजोन परत को बचाने के लिए। ये संधि हुई है, संधि, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पढ़ना इसके बारे में, शाबाश। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन substances that deplete the ozone layer 16 सितंबर 1987 को यह स्वीकृत किया गया था। इसके बाद है रियो सम्मेलन। लेकिन बेटा कोई बताएगा ये ओजोन लेयर का क्या काम है? कोई भी हाथ खड़ा करके बता दे तो। ये सूर्य की हानिकारक किरणों से मतलब हमारी जो त्वचा होती है उसकी रक्षा करती है। कौन सी वाली हानिकारक? उनका कुछ नाम? पराबैंगनी किरणें। गुड बेटा, पता है आपको, गुड। फोर्थ है रियो सम्मेलन 1992 जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ समिट जिसे रियो कॉन्फ्रेंस या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। हाँ, इसका ये नाम याद रखना, अगर पेपर में इस तरह से आ सकता है। रियो सम्मेलन का ऑफिशियल नाम इन्होंने बताया आपको, क्या नाम? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। हाँ, ये इसका ऑफिशियल नाम है। जैसे आपका घर का नाम चिंटू हो सकता है पर रियल नाम कुछ सविता हो सकता है ना, वो वाला। आगे बोलो। इसे 3 से 14 जून 1952 के बीच ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में आयोजित किया गया। 92 में ना? अच्छा, 1992। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वाह। इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को यूनिवर्सल स्टेज पर मान्यता दिलाई। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी, जैसे एजेंडा 21, UNFCCC कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड रियो डिक्लेरेशन। मैडम इन पे थोड़ा मिटा के एक बार लिख दो ताकि बच्चे ढूंढ सके। ये पूरे अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटे, मिटाओ, है ना। और नेट में मेरे ख्याल से फर्स्ट पेपर में भी इन्वायरमेंटल पता नहीं आता कि नहीं आता, आता है ना, तो वहाँ भी काम आएगा और नॉलेज भी होगा आपको। चलो नेट की बात नहीं, बात है पढ़ने की, है ना। गुड। एजेंडा 21 मुझे बहुत टाइम तक क्लियर नहीं था, ये पहली बार इसमें ही लाया गया था। क्या है एजेंडा 21? इसमें क्या आता है? पढ़ के देखो बेटा। 21 मुद्दे क्या है? फिर है UNFCCC, सबसे बड़ी संधि जलवायु परिवर्तन के लिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, बिल्कुल। हर 2 साल में इसकी मीटिंग होती, देखा होगा आपने, कोप, है ना, COP, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और इसकी भी 2 साल में या 1 साल में मीटिंग होती है, देखना पड़ेगा, दोनों की मीटिंग होती है। मेरे ख्याल से UNFC की हर साल होती है कि दूसरा होती है, ये दोनों की मीटिंगें होती है बेटा हर साल। इसको देखना जरा, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर बोला मैडम ने, मैडम इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन, ये क्या है? कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अच्छा, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना। पता है आपको सहारा रेगिस्तान बढ़ रहा है, कई और जगह रेगिस्तान बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ने से रोकना। गुड। और रियो डिक्लेरेशन एंड एनवायरनमेंट, वाह जी वाह। ओके। फिफ्थ है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। वाह। ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान की क्योटो शहर में आयोजित यूएनओ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP3 के दौरान अपनाया गया। हाँ, मतलब इसकी 3rd पार्टी मीटिंग थी इसकी, क्या बोलते, देखो इस संधि को पढ़ेंगे ना बेटा, इसमें लिखा है जिन देशों ने इस पे संधि की है ना उनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस टू पार्टीज, ठीक है।
उनको हर दूसरे साल मीटिंग करनी पड़ती है। तो इसका ठीक बोल रहे हैं मैडम, कितने में? 1997 में। तो देख लो 92 में संधि हुई, तो उसके बाद से ये तीसरी वाली मीटिंग थी। 2-1 साल के बाद होती है मीटिंग, तो वहाँ ये संधि हुई है। क्योटो प्रोटोकॉल बड़ी फेमस है, आगे बोलो, शाबाश। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC के तहत एक लीगल एग्रीमेंट था जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम करना था। इसके बाद है MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। वाह, एक मिनट रुको, पहले यहाँ इधर बच्चे बताएंगे इधर से, ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है मैडम? गैस कर सकते हैं आप? सुना है आपने ग्रीन हाउस गैस? किसी ने सुना है? बोलो, हाँ बोलो, आप बोलो बेटा, आप बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, तो इनसे क्या नुकसान है हमें? गर्मी, प्रदूषण होती है, गर्मी बढ़ती है। ठीक है, कोई और भी बोलेगा क्या होता है इससे? मतलब ये सूर्य की किरणों को पकड़ लेते हैं और वापस नहीं जाने देते, क्लाइमेट चेंज होता है इससे, है ना? शाबाश बेटा, आगे बोलो। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, लिख दो बेटा, MGD, ओके, थैंक यू, MDG, ओके। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम होता है सहस्त्राब्दी, 1000 साल, है ना? अच्छा। MDGs को यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2000 में अपनाया गया। इन लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान करना है। गुड। ये गोल्स 191 देशों और 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे। वाह। इन्हें 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल। और ये लक्ष्य थे भूखमरी तथा गरीबी को कम करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, शिशु मृत्यु दर कम करना, लैंगिक समानता तथा महिलाओं को सशक्त करना, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, HIV, एड्स एंड अदर डिसीजेज से निपटना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और वैश्विक विकास के लिए एक सामूहिक साझेदारी विकसित करना। और 2015 तक इसकी अवधि समाप्त हो गई। उसके बाद पेरिस समझौता 2015। पेरिस एग्रीमेंट एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक प्रयास था, जिसे 12 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज COP21 के द्वारा अपनाया गया। अब गिन लो, 92 से लेकर कितने साल हुए? इसका मतलब 2 साल या 1 साल में रेगुलर मिलन होता है इसका, ना? शाबाश। यह एग्रीमेंट 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना। वाह। इसके बाद है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG। लिख दो बेटा, इसको लिख दो, ये MDG का नया अवतार है। पढ़ा होगा, पढ़ना बेटा आगे ना। SDG इसका नया अवतार है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन द्वारा 2015 में अपनाए गए और इसका जो लक्ष्य था, कोई भी पीछे ना छूटे, लीव नो वन बिहाइंड की भावना के साथ SDGs का लक्ष्य एक न्याय संगत, समावेशी और पर्यावरण संबद्ध भविष्य बनाना है। UN महासभा ने 193 देशों ने SDGs को स्वीकार किया तथा कुल 17 लक्ष्य थे, जिसकी अवधि 2030 तक रखी गई थी। इसके बाद है ग्लासगो जलवायु समझौता 2021। ग्लासगो जलवायु समझौता संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु सम्मेलन के दौरान नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में अपनाया गया। यह समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को तेज करता है और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने पर केंद्रित है। इस समझौते में 197 देशों ने हस्ताक्षर किए। यह पेरिस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने वाला पहला समझौता माना जाता है। धन्यवाद। बजाओ ताली भी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।